अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 5 फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स एंड टॉपिक नंबर है 103 कॉमन साइज एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट पार्ट नंबर 1, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कॉमन साइज एनालिसिस। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर दैट इज़ अबाउट कॉमन साइज एनालिसिस और बैलेंस शीट से रिलेटेड विद रेफरेंस टू बैलेंस शीट कर रहे हैं कि हम देखेंगे कि इसकी कैलकुलेशंस वगैरह बैलेंस शीट में कैसे करते हैं। सो कॉमन साइज एनालिसिस इज़ अ वर्टिकल एनालिसिस वेयर वी कंपेयर एवरी वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इट्स बेस वैल्यू। यानी जैसे इसमें क्या करते हैं, हर वैल्यू को यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर वैल्यू को इसकी बेस वैल्यू से कंपेयर करते हैं और इसके देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है और डिक्रीज़ हुई है, परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। एज वी हैव सीन इन इंडेक्स एनालिसिस दैट द बेस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ द बेस ईयर बट इट इज़ दैट इज़ हॉरिजेंटल एनालिसिस। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये हॉरिजेंटल एनालिसिस है, क्योंकि आप कोई भी ईयर लेकर इसको कंपेयर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ईच एंड एवरी आइटम की बात हो रही है, आप उसको कंपेयर करोगे। वर्टिकल एनालिसिस में क्या करते हैं, वी हैव टू कंसीडर वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी गिवन ईयर, मीनिंग दैट इफ वी आर परफॉर्मिंग वर्टिकल एनालिसिस देन एनालिसिस विल बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेटमेंट 2019। आई डोंट नीड द वैल्यूज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ दिस एंड दिस, यानी मुझे बाकी ईयर्स की वैल्यूज़ नहीं चाहिए होंगी, जस्ट मैं इसी की वैल्यूज़ लूँगी और मैं इसको कंपेयर करूँगी और देखूँगी कौन सी वैल्यू इंक्रीज़ और कौन सी डिक्रीज़ हुई है। नेक्स्ट है बेस वैल्यू बैलेंस शीट। एज वी नो, बेस वैल्यू मैंने आपको बताई थी। व्हेन वी परफॉर्म बैलेंस शीट कॉमन साइज एनालिसिस द टोटल वैल्यू ऑफ द बैलेंस शीट विल बी टेकन एज द बेस वैल्यू, यानी टोटल उस बैलेंस शीट की जो टोटल वैल्यू है उसे हम कहेंगे वो क्या है, बेस वैल्यू है। एज वी नो दैट इन केस ऑफ बैलेंस शीट वी हैव गोट द टू साइड्स। मैंने आपको पहले भी बताया टू साइड्स होती हैं, एसेट्स की होती हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट की होती हैं। तो एसेट्स की साइड जो होती है वो इक्वल होती है लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी, जिसे हम टोटल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, इक्वल होते हैं, दोनों साइड्स को इक्वल होना चाहिए एंड दैट इज़ और बेस वैल्यू। क्योंकि हमें पता है एक साइड अगर देखें ना, अगर दोनों साइड्स इक्वल ना होती तब मुझे होता कंफ्यूज हो जाती कि मैं कौन सी वैल्यू लूँ बैलेंस शीट की, लेकिन हमें पता है कि दोनों साइड्स ही इक्वल होते हैं तो कोई भी वैल्यू ले लें, तो वो जो टोटल अमाउंट आती है बैलेंस शीट की है उसे हम बेस वैल्यू लेते हैं। Why we perform common size analysis, or what are the advantages and disadvantages of common size analysis? When we look at the percentage, let's say gross profit or to sales, and we say that the targeted gross profit to sales is less than what we have earned, so that means we are performing better. अब किस तरह से परफॉर्म, अगर हमारा जो सेल्स प्रॉफिट टू सेल्स रेशो है वो हमारी कम आती है जो हमने अर्न किया है, इसका मतलब ये हुआ कि हम बेटर परफॉर्म। किस तरह से, इफ़ वी हैव टारगेट दैट और ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 40% ओवर सेल्स, यानी मेरा क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स है, यानी मेरा प्रॉफिट 40% होना चाहिए था सेल्स के मुकाबले में, नाउ हैज़ बिकम 42, ज़्यादा हो गया, देन आवर परफॉर्मेंस इज़ बेटर। ठीक है, तो हमारी परफॉर्मेंस क्या है, अच्छी है। सो द पर्पज़ और द बेनिफिट ऑफ परफॉर्मिंग द कॉमन साइज एनालिसिस इज़ दैट, अब ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, बहुत सारे एनालिसिस, रेशो एनालिसिस आपने पढ़े हैं, तो उनका पर्पज़, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उनका फॉर्मूला, ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरी आइटम ऑफ द स्टेटमेंट हैज़ टू बी स्टैंडर्ड एंड वेयर वी आर डेविएटिंग, मीनिंग वेयर वी आर गोइंग अप और डाउन, यानी हमारी कहाँ वैल्यू कम हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और कहाँ डिक्रीज़ हो रही है। आप ईच एंड एवरी आइटम जो है स्टेटमेंट का उसमें परसेंटेज फाइंड कर सकते हो, कितने परसेंट हो रहा है। तो लेट्स सी द फॉर्मूला ऑफ कॉमन साइज एनालिसिस इन बैलेंस शीट विद रेफरेंस टू बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट में किस तरह से जो आइटम्स हैं उसके ये कंपोनेंट्स हैं उनका किस तरह से आप कॉमन साइज एनालिसिस कर सकते हो, और वो भी 100 बेस में, यानी परसेंटेज में, क्योंकि हमने कहा था मिलियन बिलियन में होता है तो हम परसेंटेज में निकालते हैं, हमें वैल्यू मिलती है, और रिलेटिव एनालिसिस है ये। तो ईच एसेट
ईच एसेट कह सकते हो क्योंकि मैंने कहा कि दो साइड्स होती हैं और उसमें हर चीज़ क्या है, दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो ईच एसेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई 100। अब एसेट, ईच एसेट का मतलब है इसमें कोई ईच लाइबिलिटी भी हो सकती है या फिर एक इक्विटी का भी कोई आइटम ले सकते हो। हर एटम यानी हर एटम लेना है और हमें पता है हर एटम की जो वैल्यू है वो सेम होगी, ठीक है। उन सब को टोटल एसेट से डिवाइड करना है, टोटल एसेट यानी टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना है, क्योंकि टोटल जो वैल्यू है बैलेंस शीट की उससे डिवाइड करना है। यानी सपोज करो एक एटम है, उसकी 10 है वैल्यू, एक की 20 है, एक की 30, एक की 40, और टोटल इन्वेस्टमेंट जिसे टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट या टोटल एसेट जिसे कहते हैं उसकी 10,000 है। तो आप एक 10 डिवाइडेड बाय 10,000, 20 डिवाइडेड बाय 10,000, 50 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई 100 करते जाएं तो आपके पास परसेंटेज में आ जाएगा। Again, when we perform these relative analysis, क्योंकि relative analysis में मैंने already आपको बताया था कि 2 टाइप्स की एनालिसिस होती हैं, एक एब्सोल्यूट होती है, एक रिलेटिव होती है। एब्सोल्यूट एनालिसिस में जो वैल्यू होती है एज इट इज़ अ पेयर होती है, जैसे पेयर होती है वैसे ही यूज़ करते हैं। सपोज करो मैंने एग्जांपल ली थी प्रॉफिट की, यानी प्रॉफिट अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हो कि 10 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ है, प्राइस में बता सकते हो। लेकिन जब हम रिलेटिव एनालिसिस की बात करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, तो वो रिलेटिव एनालिसिस है क्योंकि हमें परसेंटेज में बताना होता है। तो यहाँ पर हम बात परसेंटेज में कर रहे हैं तो ये भी रिलेटिव एनालिसिस हुई। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ देयर इज़ रिलेटिव एनालिसिस वेयर वी कंपेयर अ वैल्यू विद अनदर वैल्यू, एक्चुअली वी ट्राई टू सी इट इन टर्म ऑफ परसेंटेज। व्हेन वी डिवाइड आइटम ए बाय आइटम बी देन वी वांट टू सी दैट आइटम ए इज़ हाउ मेनी परसेंट ऑफ आइटम बी। हाँ जी, हम आइटम्स जब डिवाइड करते हैं तो हम ये देखना चाह रहे होते हैं, यानी रिलेटिव एनालिसिस में कौन सी चीज़ किससे ज़्यादा बेटर है, परफॉर्म कर रही है। So in case of relative analysis, if we get the answer in term of percentage, it is easier for the common people or the decision makers to understand the figures and to make decisions accordingly. यानी परसेंटेज में आता है तो मैं आसानी से जो डिसीजन मेकर्स हैं या जनरल पब्लिक जो भी हैं वो इजीली डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी चीज़ बेटर है और कितने परसेंट बेटर है इससे। So when we are performing common size analysis of balance sheet, we divide every asset with the total asset. मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिखाया। अब जब हम every asset की बात करते हैं तो इसमें करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट आते हैं। करंट एसेट्स का, अब करंट एसेट्स में फिक्स्ड ऑपरेटिंग एसेट्स आते हैं जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट, और ये करंट एसेट हो गए, फिक्स एसेट्स हो गए, ऑपरेशनल, ये सारे मैं आपको प्रीवियस मॉड्यूल्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ इन डिटेल, ठीक है। तो अब आपने एवरी एसेट में क्या आता है, करंट एसेट और फिक्स एसेट आ जाते हैं, जिसमें फिक्स एसेट में फिर फिक्स्ड ऑपरेटिंग एसेट जो कि प्लांट, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट होते हैं, देन नॉन ऑपरेटिंग फिक्स एसेट्स आते हैं और कुछ नॉन करंट एसेट्स भी होते हैं। करंट एसेट और नॉन करंट का पता है ना, जो 1 ईयर के विद इन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर होता है वो करंट एसेट होते हैं, और मोर देन 1 ईयर जिनकी लाइफ टाइम होती है उन्हें नॉन करंट एसेट कहते हैं। बट एवरी एसेट इज डिवाइडेड बाय, लेकिन चाहे मैं करंट की बात करूं, चाहे मैं नॉन करंट की बात करूं, चाहे मैं फिक्स्ड की करूं, लेकिन सबको डिवाइड किससे करना है, टोटल वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट जो कि टोटल एसेट्स या टोटल इन्वेस्टमेंट है। डिवाइड करने के बाद देन आपने उसको मल्टीप्लाई में कर देना है 100 से, ताकि आपके पास परसेंटेज में आंसर आ जाए। आपने देखा होगा हम जब परसेंटेज में निकालते थे मैं बार बार कहती थी मल्टीप्लाई 100 करें, आपके पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। सेम उसी वे में लाइबिलिटीज़ में भी यही करना है, क्योंकि मैंने कहा था जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो सम होता है लाइबिलिटीज़ प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो लाइबिलिटीज़ की बात करूं चाहे इक्विटी की बात करूं, सेम उनमें भी ऐसे करना है। उन्हें जस्ट आपने डिवाइड करना है टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल एसेट से। और मैंने आपको जैसे बताया कि अगर मेरे पास एक लाइबिलिटी 10 है, एक 20 है, एक 30 है, इस तरह से है, और मेरे पास टोटल एसेट्स की वैल्यू सपोज करो पूरी बैलेंस शीट की वैल्यू 10,000 है, तो मैं 10 डिवाइडेड 10,000, 20 डिवाइडेड बाई 10,000 इस तरह से डिवाइड करूँगी।
Similarly, in liabilities, the basic classification of liabilities is current liabilities and long term liabilities. Current जो less than 1 year होता है जिनका टाइम पीरियड, और जिनका more than 1 year होता है लाइफ टाइम, उन्हें हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म liabilities. Irrespective of the fact whether it is a current or a long term liability, we divide it by the total value of asset, total value of the investment, and we multiply it by 100 in order to get percentage value. भाई चाहे वो करंट हो, कि जैसे मैंने एसेट्स की ऊपर बात की थी कि चाहे वो फिक्स्ड हो, चाहे वो करंट एसेट हो, जो भी एसेट हो, उन्हें क्या करना है, आपने डिवाइड टोटल इन्वेस्टमेंट या फिर टोटल एसेट कह सकते हो उनकी वैल्यू से, या टोटल वैल्यू बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट की जो भी अमाउंट है, क्योंकि बताया दोनों साइड्स इक्वल होते हैं, चाहे कोई भी साइड की अमाउंट ले लो भाई सेम ही है, तो डिवाइड करोगे देन मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आपके पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा. लेट्स सी एन एग्जाम्पल. लाइबिलिटी इज फॉर 140 रुपीज़ एंड वी डिवाइडेड 1000, यानी जो कि हमारे पास है टोटल वैल्यू या फिर टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट या टोटल इन्वेस्टमेंट या फिर टोटल एसेट्स की वैल्यू है, डिवाइड करते हो करने के बाद, सो वी कैन ईजिली फाइंड आउट दैट दिस लायबिलिटी इज एक्चुअली 14%. देखें जब हम उसे डिवाइड करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा आपने चाहे एसेट्स की बात हो चाहे लाइबिलिटी की हो, आप एसेट भी हो सकता था, सपोज करो ये कोई एसेट है या कोई भी फिक्स एसेट है, करंट एसेट है, वो 140 है, या लाइबिलिटी है 140 है, तो मुझे पता है मैंने उनको डिवाइड किससे करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट या फिर टोटल एसेट से, वो दोनों एक ही चीज़ है. यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन है 1000, तो मैं इसको डिवाइड करने लगी हूँ 1000 से, और फिर मैंने आपसे कहा जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई करना है आपने 100 से. लेट्स सी द आंसर विल बी 14, यानी 14% आ रहा है आंसर. ठीक है, परसेंटेज में, क्योंकि जब मल्टीप्लाई 100 कर देते तो आपके पास परसेंटेज में आंसर आता है. सो वी कैन वेरी इजीली फाइंड आउट दैट दिस लायबिलिटी इज एक्चुअली 14% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द बैलेंस शीट, यानी 1000 रुपीज़ का 14% है लायबिलिटी. इसी तरह से अगर ये एसेट होता तो मैं कहती इस 1000 रुपीज़ का 14% है ये एसेट या फिर ये इक्विटी. ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हो, इस तरह से कंपेयर कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा है कितनी कम है. सो इन बैलेंस शीट देयर आर 3 बेसिक थिंग्स होती हैं. एक एसेट होता है, एक लायबिलिटीज़ एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी, यानी लायबिलिटी, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी होती है. सो ऑल द आइटम्स ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी इज इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, यानी ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं, विच इज़ द फर्स्ट वन. एंड दूसरी जो होती है वो एडिशनल कैपिटल होता है, जिसे हम शेयर प्रीमियम अकाउंट या रिजर्व्स या रिटेन अर्निंग भी कहते हैं, जो कि एवरी शेयर होल्डर के पास होती है. सो ऑल दिस आइटम्स आर डिवाइडेड बाय, चाहे कुछ भी हो जाए, डिवाइड किससे करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल एसेट से, और मल्टीप्लाई कर देना 100 से, काम ख़त्म. When we see that sheet after completing a common size analysis, then we came to know that which atom are how much % of our balance sheet. वही बात हो गई, यानी बैलेंस शीट, क्योंकि प्रीवियस में जब हम इंडेक्स एनालिसिस करते थे हर एटम को दूसरे एटम सेम एटम से, यानी करंट ईयर के जो बेस करंट वैल्यू होती थी उसको डिवाइड करते थे बेस ईयर की बेस वैल्यू से उसी आइटम की, तो हमारे पास आ जाती थी वैल्यू और उससे कंपेयर करते थे. लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई भी आइटम हो, इक्विटी की बात कर लूँ, कोई एसेट की बात कर लूँ, किसी लायबिलिटी की बात कर लूँ, किसी एक, हर एक की, उसे डिवाइड करना है बैलेंस शीट की अमाउंट की. यानी बैलेंस शीट की मैंने बताया 2 साइड्स होते हैं, दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, यानी एक होती है टोटल एसेट्स की और एक होती है लायबिलिटी प्लस इक्विटी की जो अमाउंट होती है उन्हें ऐड करके निकालते हैं. तो दोनों के साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, चाहे कोई भी साइड ले लो, आंसर वही आना है. सो वी हैव यहाँ पर ओके कितनी है, वी वांट टू कीप द इन्वेंट्री मोर देन, सपोज करो मैं 10% रखना चाहती हूँ, ज़्यादा 10% दे, और एक्चुअली वैल्यू 12% आ रही है, दैट मीन्स वी गोट मोर इन्वेंट्रीज दैन व्हाट वी एक्चुअली वांट. यानी अगर मेरे पास आंसर 12% आ रहा है मीन्स 2% ज़्यादा हो गई. इज़ और कैश बैलेंस और लिक्विडिटी हैज़ बीन इंक्रीज्ड मोर
अगर मैं देखना चाहती हूँ कि ज़्यादा लिक्विडिटी या मेरा जो कैश बैलेंस है वो बढ़ा है या नहीं, व्हेन वी डिवाइड कैश और बैंक विद टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स से जब डिवाइड करूँगी तो मुझे पता चलेगा कि कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। अगर तो 100 से ज़्यादा आ जाता है आंसर तो मीन्स इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन अगर 100 से कम आ जाता है तो डिक्रीज़ हुआ है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था जब हम बेस और करंट ईयर के साथ कंपेयर कर रहे थे विद बेस 100। And then we came to know that what is the percentage of cash or bank with reference to total assets. It's 14%, 4%, but our target is that it should not exceed than 3%, यानी 3% से exceed नहीं करना चाहते। ये मैं जान सकती हूँ इस comparison से। Then what we can do later on is that once we perform common size analysis of 1 year and one financial statement, then we can also take it forward as trend analysis, यानी trending क्या चल रही है, on which we will talk about in the next lecture. Trend analysis हमारा next topic होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसी से रिलेटेड ही पढ़ेंगे, बट ये मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो, कितना एक्सीड किया, कितना यानी इंक्रीज़ हुआ, कितना डिक्रीज़ हुआ, कितने परसेंट, और परसेंटेज में करना है। यानी जस्ट आपने क्या करना था, ईच एंड एवरी आइटम को आपने डिवाइड करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट या फिर टोटल एसेट कह सकते हो या फिर वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो इसे, उससे यानी टोटल अमाउंट। जैसे आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो ना, जो ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100, इधर भी सेम ऐसे ही है। जैसे बैलेंस शीट में एक एटम की अमाउंट लो और उसको टोटल जो वैल्यू है बैलेंस शीट की, टोटल अमाउंट है, उसके साथ डिवाइड करो, मल्टीप्लाई 100 करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर लेक्चर टुडे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।